तो चलिए आज की जो लाइव क्लास है वो शुरू करते हैं। टुडेज लाइव क्लास इज अबाउट सॉल्यूशन ऑफ ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड दिस क्लास इज प्रेजेंटेड बाय माई सेल्फ रामपाल, लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा एक समष्टि अर्थशास्त्र का चर है? इस टाइप का क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे। दोनों आ सकते हैं पेपर में, समष्टि। 3 मैक्रो इकोनॉमिक्स के आइटम देके, चौथा उनमें माइक्रो का डाले और पूछ लेगा कि इनमें से माइक्रो का कौन सा। अब ये जैसे पूछे, फिलहाल इस क्वेश्चन पे स्टिक करते हैं हम। कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिंबल है? अगर आपको ध्यान में नहीं आए, कंफ्यूज हो जाए, तो इंग्लिश वर्जन को आप जरूर पढ़े। और इकोनॉमिक्स पढ़ने का मजा इंग्लिश में बहुत ज्यादा आता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। मांग की लोच ये हमारा माइक्रो का है। लगान का सिद्धांत ये हमारा माइक्रो का है। वस्तु की कीमत हमारा माइक्रो। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा मुद्रास्फीति। क्वेश्चन नंबर 2, मांग में वृद्धि निम्न में से किसके कारण होती? पूरक वस्तु की कीमत में कमी, उपभोक्ता की आय में वृद्धि, प्रतिस्थापित वस्तुओं की कीमत में वृद्धि। तो तीनों ही कारण है। तो इसका आंसर हो गया हमारा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, जब सीमांत आय शून्य है, जब सीमांत आय हमारी मार्जिनल रेवेन्यू शून्य होता है, तब क्या होता है? टी आर न्यूनतम है, टी आर अधिकतम है, टी आर शून्य है, टी आर और एम आर बराबर। तो इसका करेक्ट आंसर है टी आर अधिकतम। अगर आपको रेवेन्यू वाला चैप्टर ध्यान हो तो हमने कुछ इस टाइप का ग्राफ वो बनाया था। तो ये जो मैक्सिमम पॉइंट होता है, यहाँ से जो हमारी एम आर है वो -0 हो जाती है ऐसे। तो ये जहां एम आर 0 होती है, ये हमारा टी आर वक्र है, ये हमारा एम आर वक्र है। तो जहां एम आर 0 होती है वहां पर टी आर अधिकतम होती है। दैट इज द करेक्ट आंसर, 3 का सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्थिर लागत कौन सी है? स्थिर लागत के बारे में मैं बताऊं। स्थिर लागत वो होती है कि जब आप चाहे 0 उत्पादन करें या 500 इकाई बनाए, वो चीज उतनी ही रहती है, उसका खर्चा है वो उतना ही रहता है। तो बिजली का बिल हमारी स्थिर लागत नहीं है, क्योंकि हम मशीनें चलाएंगे तो बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, मशीनें बंद हैं तो बिजली का बिल कम आएगा। दैनिक मजदूरों की मजदूरी दिहाड़ी पर, यदि हम ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं तो हम ज़्यादा मजदूरों को बुलाएंगे। अगर हम उत्पादन बंद कर रखा तो मजदूरों को बुलाएंगे नहीं, तो ये भी हमारा स्थिर नहीं है। कच्चे माल के खर्चे, हम उत्पादन करेंगे तो कच्चा माल ज़्यादा होगा, कच्चे माल के खर्चे ज़्यादा होंगे, तो ये भी नहीं। तो करेक्ट आंसर इज स्थिर पूंजी पर ब्याज। भैया हमने किसी से 5 लाख रुपये उधार ले रखे हैं 10% के रेट से, तो उसका ब्याज है वो हमें देना ही पड़ेगा, चाहे हम इस 5 लाख से 25 लाख कमा लें या 50,000 कमाए। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, यदि कीमत में 18% वृद्धि होने के कारण पूर्ति में 27% की वृद्धि होती है, तो पूर्ति की लोच क्या होगी? इसका सिंपल सा फार्मूला है, पूर्ति की लोच हमने पढ़ा हुआ। पूर्ति की लोच बराबर है पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो पूर्ति हमारी कितनी बढ़ी? 27, और ये हमारी कीमत कितनी बढ़ी? 18। तो इनको डिवाइड कर लो, तो जो आंसर आएगा वो उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कौन सा? इसे हम NIT के नाम से जानते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जब हम राष्ट्रीय आय वाला टॉपिक करेंगे तब ये वर्ड आप ध्यान रखना, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को बोला जाता है NIT, और इसका फार्मूला होता है अप्रत्यक्ष कर माइनस में सब्सिडी, यानी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। 7 का क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा बैंक करेंसी जारी करने के लिए अधिकृत है? जब हमने बैंकिंग वाला मुद्रा वाला पार्ट किया था तो हमने आपको स्पेशली बताया था कि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो करेंसी जारी करने का जो अधिकार है केवल केंद्रीय बैंक को होता है। तो 7 का आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन है 8 का, निम्न में से सही समीकरण चुनिए। APC अपन भाई, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज के को हम बोलते हैं गुणांक। 1 माइनस में MPC, ये हमारा गुणांक का जो टॉपिक है वो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, केंज के अनुसार AD और AS के मध्य संतुलन किस अवस्था में होता है? तो जो केंजिन थ्योरी के अनुसार ये
पूर्ण रोजगार से अधिक में हो सकता है, अपूर्ण रोजगार में हो सकता है, पूर्ण रोजगार में भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर इज डी, यानी तीनों सिचुएशन में अर्थव्यवस्था का जो संतुलन है वो हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा सरकारी बजट का उद्देश्य है? आय और धन का पुनर्वितरण, ये बिल्कुल है। आर्थिक स्थिरता, ये भी है। सार्वजनिक उद्यम को निजी उद्यम में परिवर्तित करना, ये नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 11, वस्तु विनिमय मुद्रा वाले पाठ में से आ गया। वस्तु विनिमय की स्थिति उस अवस्था में होती है जहां पर वस्तुओं के बदले में वस्तुओं का विनिमय होता है, वस्तुओं के बदले वस्तुओं का विनिमय नहीं होता, वस्तु धातु के बदले में विनिमय की जाती है। उपरोक्त सभी, तो हमारा करेक्ट आंसर बच गया ए। वस्तु विनिमय कब बोला जाता है? बार्टर सिस्टम कब होता है? हमने इसको एक वर्ड से और जाना था, सी इकोनॉमी, यानी कि वस्तु अर्थ व्यवस्था। तो जहां वस्तुओं के बदले में वस्तुओं का लेन देन किया जाता है तो बोला जाता है वस्तु प्रणाली। अगला है, निम्नलिखित में से व्यापार संतुलन में शामिल नहीं की जाती। व्यापार संतुलन में सेवाओं का आयात निर्यात, देशों के मध्य ब्याज और लाभांश का भुगतान, सैलानियों द्वारा खर्च, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया हमारा। राष्ट्रों के धन की प्रकृति एवं खोज नामक पुस्तक है, वो किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए हमारे जो पहला चैप्टर उसमें 3 परिभाषाएं हैं। वैसे तो परिभाषा 4 दी गई, धन संबंधी परिभाषा, दुर्लभता संबंधी परिभाषा, और तीसरी है हमारी भौतिक कल्याण संबंधी। 3 अर्थशास्त्रियों ने दी और तीनों ने ही एक पुस्तक लिखी है। तो इन 9 पॉइंट में से हमारा 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, जरूर से जरूर आता है। तो राष्ट्रों के धन एवं प्रकृति की खोज, ये लिखी है एडम स्मिथ ने, और इनकी पुस्तक का नाम आप इंग्लिश में याद रख लो, वेल्थ ऑफ नेशन। एक इसी से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है वो एडम स्मिथ को कहा जाता है। और जो इनकी बुक थी वेल्थ ऑफ नेशन, ये हुई थी 1776 में प्रकाशित थी। तो 2-3 पॉइंट मैंने आपको बता दिया, आप इनको याद कर ले। क्वेश्चन नंबर 14, वस्तुओं की आवश्यकता संतुष्ट करने की शक्ति को कहा जाता है उपयोगिता। भाई हमें प्यास लगी है, हम ठंडा पीने से, कोल्ड ड्रिंक पीने से हमारी प्यास मिटती है, तो ये उसकी क्या आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति, ये उसकी उपयोगिता है हमारे लिए। पेप्सी और कोका कोला डैश वस्तु के उदाहरण, पूरक और प्रतिस्थापित। इसका करेक्ट आंसर है प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापित वस्तुएं वो होती हैं जहां एक के स्थान पर दूसरी को प्रयोग किया जा सकता है, जैसे पेप्सी और कोका कोला, कोलगेट और पेप्सोडेंट, चाय या कॉफी। तो इनमें से अगर एक चीज नहीं है तो हम दूसरी चीज का प्रयोग करके अपना काम है वो चला सकते हैं। तो प्रतिस्थापन यानी एक के स्थान पर दूसरी को प्रयोग करना कहलाता है प्रतिस्थापन। पूरक वस्तुएं क्या होती हैं? पूरक वस्तु वो होती है जब हम एक वस्तु को कंज्यूम करते हैं तो दूसरी का भी हमें जरूरत पड़ती है। जैसे यदि हम पेन लेते हैं तो हमें स्याही की भी जरूरत पड़ेगी, कागज की भी जरूरत पड़ेगी। यदि हम जूते की मांग करते हैं तो जुराब की मांग अपने आप हो जाएगी। यदि हम गाड़ी खरीदते हैं तो पेट्रोल की मांग है वो हम अपने आप करेंगे। तो जहां एक वस्तु की मांग करने से दूसरी वस्तु की मांग अपने आप हो तो उसे कहा जाता है पूरक वस्तुएं। परिवर्तनशील अनुपात का नियम है डैश में लागू होता है। परिवर्तनशील अनुपात का नियम अल्पकाल में लागू होता है। दीर्घ काल में जो नियम लागू होता है वो होता है स्थिर अनुपात का नियम। कैसे, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। अल्पकाल में हमें पता है कि कम से उत्पादन के 4 साधन होते हैं। ये होते हैं भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। उत्पादन के जो 4 साधन है अल्पकाल में, उनमें से एक साधन है वो अवश्य स्थिर होता है। तो यदि हमें उत्पादन बढ़ाना हो तो भूमि की जो इकाइयां हैं वो स्थिर ही रहेंगी, परंतु जो परिवर्तनशील साधन है जैसे श्रम, उसकी इकाइयों को हम घटा या बढ़ा सकते। तो इस वजह से क्या होता है, इनके बीच में जो अनुपात है वो लगातार बदलता रहता है। यहाँ पर अनुपात 1:1 है, यहाँ पर 1:2, यहाँ पर 1:3, यहाँ पर 1:4। तो ये अनुपात बदल रहा है उत्पादन साधन मध्य, इसलिए इसको बोला जाता है अल्पकालिक परिवर्तनशील अनुपात। और ये लागू कहाँ होता है? अल्पकाल में। 17 का जब औसत लागत घट रही हो तो सीमांत लागत औसत लागत वक्र के नीचे है होता है या ऊपर। ये है हमारी औसत लागत है वो घट रही है, नीचे की तरफ जा रही है।
तो सीमांत लागत है वो इसके नीचे होगा या इसके ऊपर होगा। तो सीमांत लागत का आज मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूं। सीमांत जो शब्द है इसको हमेशा आगे चलने की आदत होती है। ये एक शरारती बच्चे जैसा है जो आगे आगे चलता है। तो चाहे आगम की बात करें चाहे हम लागत की बात करें, अगर औसत बढ़ रहा है तो सीमांत उससे ज्यादा बढ़ेगा, अगर औसत घट रहा है तो सीमांत उससे ज्यादा घटेगा। गोल्डन रूल मैं आपको बता रहा हूं कि सीमांत हमेशा आगे चलेगा। अगर औसत, चाहे लागत की बात करें या आगम की, अगर औसत लागत बढ़ रही है तो सीमांत लागत उससे भी ज्यादा बढ़ेगी। अगर औसत लागत घट रही है तो सीमांत लागत उससे भी ज्यादा घटेगी, यानी उसके हमेशा आगे ही रहेगी। तो ये घट रही है तो ये इसके नीचे होगा। तो करेक्ट आंसर है नीचे। 18 का है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत डैश होती है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत है वो ए आर है वो एम आर होती है। और इसमें एक चीज और हम जोड़ सकते हैं, ए आर बराबर है एम आर, यानी औसत आगम बराबर सीमांत आगम बराबर है कीमत। ये तीनों बराबर होती है कहाँ? पूर्ण प्रतियोगिता में। 19 का देखते हैं, वह कीमत जहां पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाए डैश कहलाती, संतुलन कीमत कहलाती, दोनों बराबर हो जाए। इसको हम एक दूसरे नाम से जाना जाता है, इसे बोला जाता है कीमत संयंत्र। ये हमारा, भाई रुको भाई, कंप्यूटर अपने आप ठीक कर रहा है इसको। ये हमारा डी हमारा मांग वक्र हो गया, ये हमारा एस हमारा सप्लाई कर्व हो गया। तो जहां ये बराबर होती हैं वहीं पर हमारी क्या होती है? संतुलन कीमत होती है। ये ओ पी हमारी संतुलन कीमत, ओ क्यू हमारी संतुलन मात्रा। जहां ये एक दूसरे को काटते वो हमारा होता है बिंदु ई। तो जहां ये दोनों मांग और पूर्ति बराबर होती है, ये डी है। जहां मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो वही हमारी संतुलन समान हो। क्लियर? अगला है द्वैधाधिकार बाजार में कितने विक्रेता होते हैं। हालांकि ये जो टॉपिक है आपके सिलेबस से काट दिया गया, फिर भी थोड़ा सा परिचय मैं करवा देता हूँ। अब तक आपने पढ़ा है, जो बाजार के बारे में आपने पढ़ा होगा वो है हमारा पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकारी प्रतियोगिता, और एक और बाजार है जो आपका सिलेबस से काट दिया गया जिसे बोलते हैं हम अल्पाधिकार या ओलिगोपोली। इसके कुछ एक टाइप है, उनमें से एक टाइप होता है द्वैधाधिकार। इसकी एक खास बात होती है, द्वैधाधिकार नाम से स्पष्ट है कि दो, यानी केवल इसमें केवल दो विक्रेता को माल बेचने का अधिकार होता है। तो द्वैधाधिकार में केवल दो विक्रेता होते हैं। 21 का देखेंगे, रोजगार के सिद्धांत का अध्ययन डैश के अंतर्गत किया जाता है, व्यष्टि या समष्टि। करेक्ट आंसर है समष्टि। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आता है रोजगार का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 22, व्यक्तिगत परियोज्य आय की गणना करने के लिए व्यक्तिगत आय में से क्या घटाया जाता है? ये आपको ध्यान हो, राष्ट्रीय आय, जो हमारी राष्ट्रीय आय होती है उसमें से हमने सरकारी क्षेत्र का घटा के हमारे पास आती थी निजी आय। निजी आय में से निगम कर वगैरह घटा के हमने प्राप्त की थी व्यक्तिगत आय। और व्यक्तिगत आय में से प्रत्यक्ष कर घटाने के बाद हमें मिलता है व्यक्तिगत परियोज्य आय। ये थोड़ा सा मैं आपको एक बार साइड में ले जाके दिख देता हूँ। तो ये होती है हमारी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो इसमें से क्या घटाया जाता है? प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स को घटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, डैश क्षेत्र वह क्षेत्र है जो सेवाएं प्रदान करता है। तो सेवा प्रदान करने का होता है हमारा तृतीय क्षेत्र। हमारी अर्थव्यवस्था में जितने भी उत्पादन के साधन होते हैं, भी अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है हमारा प्राथमिक क्षेत्र। इसमें कृषि, वन, मछली पालन और खनन, इन चीजों को शामिल किया जाता है। दूसरा होता है हमारा द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र का दूसरा नाम है उद्योग क्षेत्र या निर्माण क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र। जो तीसरा होता है हमारा तृतीय क्षेत्र, इसका दूसरा नाम है सेवा
क्षेत्र, तो सभी प्रकार की जो प्राथमिक क्रियाएं हैं, कृषि, वन, मछली पालन, खनन, इनको शामिल करते हैं प्राथमिक क्षेत्र से। ये मैं आपका एक अलग प्रश्न करवा रहा हूँ पेपर में, ये इस तरीके से भी आ सकता है। द्वितीयक क्षेत्र में को उद्योग क्षेत्र भी बोला जाता है या विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है। तो जितने भी प्रकार के उद्योग हैं उनको द्वितीयक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र से जो हमें उत्पादन मिलता है, द्वितीयक क्षेत्र में उससे हम दूसरी वस्तु बनाते हैं। जैसे प्राथमिक क्षेत्र से गन्ने प्राप्त करके द्वितीयक क्षेत्र द्वारा उसकी चीनी बनाई जाती है। और जो सभी प्रकार की जो सेवाएं होती हैं, डॉक्टर की, वकील की, अध्यापक की, होटल की, रेस्टोरेंट की, इन सबको सेवा क्षेत्र में शामिल किया जाता है। 24 का है मुद्रा में शामिल किए जाते हैं। ये हमने बार बार पढ़ा था। करेंसी और बैंक जमा दोनों को हम मुद्रा में शामिल करते हैं, बैंक डिपॉजिट और करेंसी दोनों। क्वेश्चन 25 एज यूजुअल, जैसे मैंने आपको बताया था, साख गुण का हमारा आया था ये क्वेश्चन। मांग जमा बटे नगद जमा या नगद जमा बटे मांग जमा, मांग जमा बटे नगद जमा, ये वाला हमारा इसका सूत्र है। मांग जमा बटे नगद जमा, यानी कि डिमांड डिपॉजिट बटे कैश डिपॉजिट। तो याद करने के लिए आप याद रख लो कि डी और सी इसमें उल्टे होते हैं। साख गुणांक। परंपरावादी रोजगार सिद्धांत के अनुसार डैश एक सामान्य अवस्था है। परंपरावादी जो पुराने अर्थशास्त्री हैं वो ये मानते हैं कि पूर्ण रोजगार की स्थिति एक सामान्य स्थिति है जो आमतौर पर अर्थव्यवस्था में पाई जाती है, परंतु वास्तविक जीवन में पूर्ण रोजगार बहुत कम पाया जाता है या अपूर्ण रोजगार की स्थिति रहती है। इसका करेक्ट आंसर है हमारा पूर्ण रोजगार। 27 का कुल खर्च ज्यादा हो कुल प्राप्तियों से। भाई हमारा खर्चा हमने कर दिया 100 रुपये, प्राप्तियां हमारी 80, खर्चा ज्यादा है, इनकम हमारी कम है, तो क्या होगा, ये हमारा घाटे का बजट। क्वेश्चन नंबर 28, व्यापार संतुलन में केवल डैश मदे शामिल की जाती हैं। तो व्यापार संतुलन में केवल दृश्य मदे शामिल किए जाते हैं, यानी कि वस्तुओं का आयात निर्यात शामिल किया जाता है। अदृश्य मदे यानी कि सेवाओं का आयात निर्यात है, उसको नहीं किया जाता है। व्यापार संतुलन के अंतर्गत केवल दृश्य मदे यानी वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। अब आ गए हमारे सही गलत वाले सवाल। क्वेश्चन नंबर 29 से लेके 40 तक हमारी ये ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक है वो 1890 में प्रकाशित हुई थी, ट्रू। और इसके राइटर कौन है, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। चलिए राइटर बताइए कमेंट करके मुझे। क्वेश्चन नंबर 29 का जो ये बुक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में प्रकाशित हुई थी, राइटर कौन है, राइटर बताइए मुझे। एनीवन फास्ट फास्ट फास्ट, कमॉन नोबडी। चलिए कोई बात नहीं, क्लास का टाइम लंबा हो रहा है तो मैं थोड़ा मैं ये बता। ओके, आरवी स्वामी, निशु देवी, ब्रह्मपाल, तीनों का करेक्ट आंसर है डॉक्टर मार्शल। और इन्होंने जो परिभाषा दी थी वो है उनकी भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा। दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को काट सकते हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तटस्थ वक्र पर हमारा उत्पादन समान वक्र और तटस्थ वक्र, इन दोनों में से एक पर हमारा 3 नंबर का ये क्वेश्चन आपको पेपर में रखा मिलेगा। तटस्थ वक्र के कुछ एक गुण होते हैं, एक तो ये मूल बिंदु की ओर नतोदर होते हैं या उन्नतोदर होते हैं, ये होते हैं हमारे उन्नतोदर या नतोदर। पहली चीज प्रॉपर्टी, ये हमारे ये इस टाइप के होते हैं। दूसरा, दो तटस्थ वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते। एक ऊंचा तटस्थ वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को दर्शाता है, दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को काट सकते हैं, ये हो गया हमारा फॉल्स। 31 का देखिए, प्रतिस्थापित वस्तुओं की मांग लोचदार होती है, ये है ट्रू है। प्रतिस्थापित यानी कि पेप्सी और कोका कोला। तो हमने बताया था कि अगर पेप्सी के प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग क्या करेंगे, पेप्सी की जगह कोका कोला का प्रयोग करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए प्रतिस्थापित वस्तुओं की मांग है वो लोचदार होती है। पूर्ति और स्टॉक में कोई अंतर नहीं होता, दैट इज फॉल्स। जो स्टॉक है वो हमेशा, दोनों ऐसे हो गए, जो हमारा स्टॉक है हमेशा
पूर्ति से ज्यादा होता है। और आपको एक चीज और बता देता हूँ, 1 नंबर का एक सवाल और बताता हूँ। पेपर में आ जाता है कि 3 नंबर के सवाल में स्टॉक और पूर्ति में क्या अंतर होता है। स्टॉक तो वो है जो एक विक्रेता के पास जो टोटल वस्तु बिकने के लिए है, जैसे तो गोदाम में 100 इकाइयां पड़ी है तो स्टॉक है 100 इकाइयां का। पूर्ति वो होती है जो बाजार में बेचने के लिए वो उसे बाहर लाता है। मान लीजिए वो काउंटर पर केवल 20 वस्तुएं रखता है तो पूर्ति कहलाएंगी हमारी 20 वस्तुएं और स्टॉक कहलाएगा हमारा 100 इकाई। राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज व्यक्तिगत आय में शामिल होता है। ट्रू। घटते प्रतिफल का नियम कृषि पर लागू होता है। दैट्स ट्रू। ये पेपर में एक 2 नंबर का एक नोट्स पूछ लेता है कि कारण बताइए कि कृषि घटते प्रतिफल का नियम कृषि पर क्यों लागू होता है। घटते प्रतिफल का नियम वैसे तो आधुनिक अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि घटते प्रतिफल का नियम हर एक वस्तु पर लागू होता है, हर एक क्षेत्र पर लागू होता है, परंतु कृषि में ये सबसे पहले लागू होता है। मुद्रा में केवल करेंसी नोट शामिल होते हैं, ये गलत है। इसमें करेंसी भी शामिल होती है, इसमें कॉइन्स भी शामिल होते हैं और इसमें डिमांड डिपॉजिट भी शामिल होते हैं। डिमांड डिपॉजिट को हम एक बार के लिए भूल सकते हैं, लेकिन करेंसी और कॉइन शामिल होते हैं। 35 का हो गया हमारा फॉल्स। व्यापारिक बैंक साख का निर्माण नहीं कर सकते, ये फिर से फॉल्स होगा। साख का निर्माण करते ही व्यापारिक बैंक है, कमर्शियल बैंक या वाणिज्यिक बैंक ही साख का निर्माण करते हैं। हमने पढ़ा था, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। किसी बैंक के पास 10,000 रुपये जमा है तो क्या करता है, CRR मान लीजिए 10% है, कैश रिजर्व रेशियो, तो यानी इसका 10% यानी 1,000 रुपये कैश में रख के बाकी 9,000 रुपये लोन दे देता है। और लोन कैश में नहीं देता बल्कि उसका खाता खोल देता है 9,000 रुपये का। अब बैंक क्या करता है, इन 9,000 में से CRR के अकॉर्डिंग 10% यानी 900 रुपये नगद रख के बाकी 8100 रुपये किसी और को लोन दे सकता है। तो इस तरीके से बैंक जब हम लास्ट तक जाएंगे इस 10,000 रुपये से 1,00,000 रुपये का बिजनेस वो कर सकता है। तो दैट इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन, साख का निर्माण। 37 का है, खुली अर्थव्यवस्था में AD यानी कि एग्रीगेट डिमांड, कुल समग्र मांग है वो C कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट X माइनस M यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है। ये है हमारा ट्रू। अगर ये क्वेश्चन कर दे कि बंद अर्थव्यवस्था में, बंद अर्थव्यवस्था में क्या होगा, बंद अर्थव्यवस्था में सिर्फ ये होता है AD बराबर C प्लस I यानी कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, ये हो गया हमारा बंद अर्थव्यवस्था में। खुली अर्थव्यवस्था में AD होती है वो हमारी CIG X माइनस में M। 38 का, कर एक अनिवार्य भुगतान है। दैट इज ट्रू। हमें जब अनिवार्य भुगतान हमें करना ही पड़ेगा, ये कोई मंदिर की पर्ची नहीं है कि हम ये बोले कि भाई कोई बात नहीं 11 की काट दे या 21 की काट दे या फिर भाई कल ले लियो, नहीं, टैक्स हमें पे करना ही पड़ता है सरकार के आदेशानुसार। तो ये एक अनिवार्य भुगतान ही पड़ता है, तो दैट इज ट्रू। सरकारी बजट प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत किया जाता है, वेरी ट्रू। और एक देश का भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, कोटि का है, ट्रिकी क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर तो है ट्रू, भुगतान संतुलन है वो हमेशा संतुलित होता है। फाइनली आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। लास्ट में आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी अपनी व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।